डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ आए हैं और इस सवाल को लगाने से पहले आप लोग पहले इस सवाल को खुद लगाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए अपने आप को, क्वेश्चन आंसर लगाइए, फिर इसको देखिएगा कि कितने पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं और क्या क्या आपको और नया जोड़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज। देखिए, सवाल बड़ा आसान है, लेकिन आजकल जो सवाल आ रहा है पोस्ट आप बात करें कि 4-5 सालों के आसपास में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ज्यादा फोकस रह रहा है आपके यूपीएससी का। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस आप लोग दीजिए और उसके बारे में लगभग 1 पन्ना 2 पन्ना जो भी उसका क्रक्स है उसको जरूर लिख के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे सवाल और बनने की संभावना रहेंगी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने वातावरण की समस्याओं को संविधान में एक जगह दिया है। मतलब संविधान में जगह का मतलब ये जरूर है कि आर्टिकल्स तो नहीं जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उन्हीं का इंटरप्रिटेशन कर देगा सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कि उसमें इन्वायरमेंट के भी आपके राइट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, इन्वायरमेंट का एक्सपेक्ट उसमें आ जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका इंपॉर्टेंस आपका बढ़ जाएगा और उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स से आपका सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वातावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण कैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपके हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, पहला जो आपके आर्टिकल है अगर आप देखिएगा इन जनरल, तो एक आर्टिकल आपका है आर्टिकल जो आप बड़े इसको कहा जा सकता है कि डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको बहुत इनडायरेक्ट आप रिलेट कर पाइएगा, बहुत ही लिमिटेड वे में उसको रिलेट कर पाइएगा। तो इन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली आप रिलेट करिएगा, जैसे आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं किससे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जीवन के अधिकार में ही वातावरण की समस्या, स्वच्छ वातावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। तो राइट टू लाइफ इटसेल्फ मींस राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एयर विच इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, शुद्ध वायु का जो कि प्रदूषण रहित वायु हो, या आपके स्वच्छ जल के आपके एक तरह से सेवन का अधिकार, ऐसा देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42वें संविधान संशोधन से आपका जोड़ा गया। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी फंडामेंटल आपकी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज फंडामेंटल राइट। और फिर एक और आप देखेगा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी आपका बनाया गया है, और यहां पे क्या कहा गया है कि सिटीजन जो है हमारे देश में ये क्या करेंगे, जो फ्लोरा फौना है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ में दे शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो जीते जागते आपके जानवर हैं उनके प्रति दया भाव का भाव होना चाहिए। तो ये बातें आप देख सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 51A के अंदर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, हमारे किस पॉइंट से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पूछा ये नहीं जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने हमारे इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया या कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में मदद किया है। तो ये बात आपको समझना है। तो उसके लिए आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो एक नाम आता है
जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा केसेस फाइल किया है और सबसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ा है, वो है आपका एमसी मेहता। तो श्री एमसी मेहता हमारे पद्मश्री भी इनको मिल चुका है और ये दिल्ली में लॉयर आपके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने मैक्सिमम पीआईएल, आपको मालूम है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज करके कोई भी इंडिविजुअल, कोई पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल है, लोकहित में कोई मामला दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक नाम जो एकदम अलग से आपको देखने को मिलेगा, एमसी मेहता। एमसी मेहता ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने एन नंबर ऑफ केसेस, कम से कम 10 केसेस ऐसे कर रखे हैं जो कि किससे संबंधित है, जो सीधे सीधे इन्वायरमेंट के आपके लॉस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के एक्सपेक्ट से रिलेटेड आपके है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरह से। और एक और आर्टिकल आप देखिएगा, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आप देखिएगा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू आपके बात करिएगा कि लाइफ में, तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आपका रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ केसेस जो आपके हुए हैं, जो वाद हुए हैं। तो वाद में कुछ बातें आपको देखना है, कौन से केसेज आपके हैं, उन केसेस के बारे में अगर आप बात करिएगा तो जो सबसे पहला केस आप देखिएगा वो आप बात करेगा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। एक आपका केस है सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज वन ऑफ द केस। और इस केस में अगर आप बात करिएगा तो ये 1991 में आपका आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है 1991 में, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट की बात आपकी कही है, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट या राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये केस आप कोट कर सकते हैं, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। और ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 21 में ही जीवन के अधिकार में स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण में आपको रहने का अधिकार है। फिर उसके बाद जो केसेज आएंगे वो क्या केस आप देखिएगा, एमसी मेहता ने एक केस फाइल किया था जिसको आप लोग जानते हैं ताज ट्रेपेजियम केस, ताज कॉरिडोर मामला है ये। और इसमें क्या हुआ था, क्योंकि ताज के आसपास मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है और बहुत सारे वहां पे इंडस्ट्रीज थे, जिसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ने लगा था। सल्फर डाइऑक्साइड का आपका वहां पे ज्यादा यूज हो रहा था, जिसकी वजह से आपका वो एक तरह से एसिड में कन्वर्ट हो रहा था और जब वो पानी बरस रहा था तो वहां पे उसके सारे पत्थर आपके पीले पड़ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिर ताज ट्रेपेजियम केस में आपका केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जितने भी कोल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इन सबों को बैन किया जाए। और उसके जगह पे इन्होंने क्या किया, उसके जगह पे आप देखिएगा कि जो सीएनजी का यूज है लार्ज स्केल पे, उस पे आपका फोकस किया गया। तो ये मेजर पॉइंट आप देख सकते हैं कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होना शुरू हुआ। तो ये ताज ट्रेपेजियम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो इसके आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, जो आपके कोल बेस्ड आपके वर्क ले रहे हैं, इनको चेंज किया जाए, कोल बेस्ड की जगह पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाए और इसकी वजह से ताज को फिर हम लोग बचा सकते हैं। सेकेंड आप देख सकते हैं एक और केस आपका है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में अगर आप बात करिएगा तो गंगा में जितने भी वेस्ट मटेरियल आपके डाले जा रहे थे, ये कहां से रिलेटेड है, लगभग 8 आपके स्टेट्स हैं जिसके थ्रू गंगा आपके होके निकल रहा है। तो उन स्टेट्स में जो मेजर आपका पॉल्यूशन हो रहा था वो कानपुर के आसपास जो कैनरीज होते हैं, जो चमड़े के उद्योग थे, उनके वजह से वो सारा एफ्लुएंट जो भी आपका मलबा होता था वो सारा पहले वो नाले में गिराते थे और वो नाला किसके अंदर आता था, जो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कानपुर का, उसके थ्रू वो फिर आपके गंगा नदी में छोड़ दिया जाता था। तो उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण आपका बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने
जब इन कंपनियों को टारगेट में कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो नाले में आपका सारा कूड़ा डालते हैं और ये वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि वो इसको देखे। तो यहां पे एक तरह से आप देखेगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको डायरेक्शन दिया, इन कंपनियों को डायरेक्शन दिया और फिर अल्टीमेटली कहा कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एफ्लुएंट को, जो भी आप इसमें कूड़ा डाल रहे हैं, मलबा डाल रहे हैं, इसको रिसाइकिल करिए और फिर वापस आप गंगा नदी में इसको छोड़ सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली आपका पहला सिद्धांत आया पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर प्ले प्रिंसिपल ये क्या है, जो आपका प्रदूषण कर रहा है तो प्रदूषण करने वाला ही आपका क्या करेगा, उसकी कीमत चुकाएगा। तो प्रदूषण करने वाले को ही क्या करना होगा, इसके भुगतान, प्रदूषण के संबंध में भुगतान का सिद्धांत पहली बार आपका आया। तो जो प्रदूषण करेगा वही भुगतान आपका करेगा। तो प्रदूषण के संबंध में सिद्धा आपके भुगतान का सिद्धांत यहां से आपका निकल के सामने आया। तो एक ये पॉइंट आप देख सकते हैं, एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और ये किससे रिलेटेड है, ये जनवरी 1988 में, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो आपके कानपुर में चमड़े के उद्योग थे उनके संबंध में ये निर्णय आपका आया है। फिर एक और केस आप देख सकते हैं, एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेहिकुलर पॉल्यूशन केस। वेहिकुलर पॉल्यूशन केस, जो आपके मोटर व्हीकल्स हैं उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है उनके संबंध में निर्णय आपका आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे टोटल आपका बैन कर दिया। जो हमारे यहां पेट्रोल पे आपके चल रहे थे, लेड जो यूज करके पेट्रोल बनाया जाता था, तो इसके जगह पे उसने कहा कि आप लेड का यूज करके पेट्रोल नहीं बना सकते, ग्रीन एनर्जी का यूज करिए। और इसीलिए आप देखिएगा कि पूरे दिल्ली में और दिल्ली के आसपास में जितने मेट्रोपॉलिटन एरियाज थे उन सब जगहों पे सीएनजी गैस का उपयोग होना शुरू हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होना शुरू हुआ, ग्रीन बसेज का उपयोग होना शुरू हो गया। तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन केस में भी आप देखिएगा कि एक मेजर आपका जजमेंट आया है। फिर इसके बाद एक और केस है, ओलियम का रिसाव हो रहा था। और ये ओलियम का जो रिसाव हो रहा था, गैस लीक केस, ये बेसिकली आपके दिल्ली के आसपास कुछ उद्योग थे जहां पे ओलियम गैस का रिसाव हो रहा था और इसके वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आपका हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इन कंपनियों को पूरी तरह से कहा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत लगा दिया। यहां पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत आपका इंपोज किया सुप्रीम कोर्ट ने। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत क्या है कि जो प्रदूषण करेगा उसी को यहां पे दंड दिया जाएगा। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है, मतलब जो प्रदूषण कर रहा है उसी का दायित्व होगा इस संदर्भ में। तो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत यहां पे लागू किया गया और यह बोला गया कि जितनी भी आपकी कंपनियां हैं जो कि ऐसा काम करें जिसकी वजह से ओलियम गैस का रिसाव हो रहा है, इनको दिल्ली से रीलोकेट किया जाए और किसी ऐसे जगह पे रीलोकेट किया जाए जहां पे पॉल्यूशन कम हो, जहां पे आपकी जनसंख्या कम हो, जहां पे इनका नेगेटिव इफेक्ट कम हो। और साथ ही साथ में इनको बोला गया कि इस ओलियम गैस के रिसाव को चेंज करने का जो मशीनरी है वो भी आप अपने यहां पे इंस्टॉल करिए। तो एन नंबर ऑफ केसेज आप देख सकते हैं। केसेज कैसे हैं, जैसे आप एक केस देख ही रहे हैं कि इसके पहले एक आपका सुभाष आपके कुमार का केस था बिहार से रिलेटेड, जिसमें राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 का आपका बात किया गया। फिर आप देख रहे हैं एक और केस आ रहा है, एमसी मेहता टास ट्रेपेजियम केस। इसमें आपका जो कोल का यूज किया जा रहा था और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स थे उसके वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का जो आपके रिलीज हो रहा था उसके वजह से लार्ज स्केल आपके जो कहा जाएगा कि ताज है वो पीला पड़ते जा रहा था। तो उसके वजह से भी एसिड रेन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उसको सुधारने के लिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे एलएनजी का, सीएनजी का यूज करिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आप यूज करिए। फिर आप देखिएगा अगला केस क्या है,
अगला केस आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। गंगा के नदी में जो कानपुर के आसपास चमड़े के उद्योग थे वो लार्ज स्केल पे उसमें एफ्लुएंट डाल रहे थे, जो भी आम का मलबा था वो उसमें रिलीज करते थे, उसकी वजह से गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई। तो उसके लिए पॉल्यूटर्स प्रिंसिपल, जो आपका प्रदूषण करेगा उसी को भुगतान देने का सिद्धांत यहाँ पे ले आया गया। और वेहिकुलर पॉल्यूशन के लिए आपका क्या किया, दिल्ली के आसपास, दिल्ली में और जितने मेट्रोपॉलिटन एरियाज थे उसमें क्या किया गया, आपके सीएनजी का उपयोग करने की बात की गई। लेड, जो पेट्रोल में लेड आपका डाला जाता था, जो जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा था, उसको रोकने के लिए आपका काम किया गया। और यूरो के नॉर्म्स, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, जो यूरो नॉर्म्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की बात आपकी कही गई। फिर उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं ओलियम गैस लीक केस में आपका क्या हुआ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो भी आपका प्रदूषण करेगा उसका पूर्ण दायित्व आपका होगा। इस प्रदूषण के संबंध में उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा एन नंबर ऑफ केसेज हैं, जैसे हम आपको और भी कुछ बातें बताएं कि जो आपके उत्तराखंड हाईकोर्ट था, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, गंगा नदी को और यमुना नदी को क्या किया, इन्होंने लिविंग इंटाइटी का जजमेंट दे दिया कि जीता जागता इंटाइटी है और इसमें प्रदूषण नहीं कर सकते हैं। और वहां का जो चीफ सेक्रेटरी था, वहां के और जो अधिकारी थे, उनको उसने क्या बना दिया, उत्तरदायित्व दे दिया कि अगर कोई भी प्रदूषण करेगा गंगा नदी में, यमुना नदी में, तो इनकी जिम्मेदारी होगी उसको प्रोटेक्ट करने की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाद में अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है जिसमें सुखना लेक है चंडीगढ़ में, आप सुखना लेक का नाम सुने होंगे, चंडीगढ़ में है, इसको लिविंग इंटाइटी आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। और लिविंग इंटाइटी का मतलब, अब नदी है या तालाब है तो ये तो आदमी है नहीं कि अपना संरक्षण खुद करेगा, तो उसके संरक्षण के लिए किसी को लोको पेरेंटिस, किसी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इसका संरक्षण करिएगा। तो गंगा यमुना के केस में तो जो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी थी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिएगा, चीफ सेक्रेटरी और भी जो अधिकारी गण थे उनको बनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, लेकिन सुखना लेक में अभी भी ये लिविंग इंटाइटी के रूप में माना गया है कि इसको प्रदूषण नहीं किया जा सकता है। और इसमें लोको पेरेंटिस किसको बनाया गया, जो सुखना लेक के आसपास जितने भी निवासी हैं सबको जिम्मेदारी दी गई कि कोई प्रदूषण आपके सुखना लेक में नहीं करेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये राइट्स इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इनसे होता है। जैसे आप देखिएगा कि दिवाली के समय बड़े लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ क्या किया जाता है, आपके पटाखों का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि पटाखे को टोटल बैन पे आपका डाल दिया जाए, पटाखे जलाए नहीं जा सकते हैं दिवाली में, जैसे दिल्ली में आपका करने की कोशिश की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टोटल बैन को नेग्लेक्ट किया, टोटल बैन को मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 आवर का विंडो दिया कि 2 घंटे आप लोग पटाखे जला सकते हैं, क्योंकि पटाखे जलाने से क्या हो रहा है, राइट टू लाइफ चैलेंज हो रहा है लोगों का। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, जो इन्फेंट्स बच्चे, नवजात बच्चे अभी पैदा होते हैं, तो उनके जीवन में चुनौतियां आने की संभावना है। बच्चों को तो और सारे अस्थमा की बीमारी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है तुरंत, और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में अचानक ही प्रदूषण का जो पीएम लेवल है वो बहुत ज्यादा, पार्टिकुलेट मेटल जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टोटल बैन करने से आपका मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में कहा कि आप ऐसे क्रैकर्स जलाइए जो बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं करें, हरित क्रैकर्स का यूज करिए। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो एक जगह देख रहे हैं कि आपका राइट टू रिलीजन और राइट टू लाइफ कंफ्लिक्ट में आ रहा है, एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट से कंफ्लिक्ट में आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच का रास्ता आपका अपनाया और कहा कि आप पटाखे जला सकते हैं एक सीमित समय में, दूसरी बात ग्रीन क्रैकर्स का यूज करिए। तो ये सब पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और जब आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फैक्ट्री को रिलोकेट कर दीजिए, या ये जो फैक्ट्री है इसको आप बंद कर दीजिए जब तक आप कोई नया इक्विपमेंट लगा के इसमें जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं उनको नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपका आर्टिकल 19(1) जो जी है वो चैलेंज होता है।
फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है। आप कहते हैं हमें पास तो व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन ये जो व्यापार व्यवसाय जो भी करने का अधिकार है ये जीवन से बढ़कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू लाइफ के ऊपर नहीं जाएगा। आप कहें कि हमें व्यवसाय करने का अधिकार, हम किसी भी तरह का व्यवसाय करेंगे जिससे प्रदूषण हो रहा है तो भी क्या हुआ, तो ये लिमिट किया जाएगा आपके राइट टू लाइफ से। तो आर्टिकल 21 वर्सेज आर्टिकल 19 1G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 वर्सेज आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सारे और भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जैसे कोस्टल जोन रेगुलेशन के जजमेंट्स हैं। एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक और केस है, उसमें क्या है, कोस्टल जोन रेगुलेशन के केस हैं। कोस्टल जोन को रेगुलेट करने की बात की गई, उसमें कहा गया कि जो हमारे समुद्र के तट के आसपास जगह हैं वहां पे किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं, घर नहीं बनाइए, कोई और आप वहां पे हाई राइज बिल्डिंग मत बनाइए। लेकिन बहुत सारे डायरेक्शंस देने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने वहां पे हाई राइज बिल्डिंग बना दी। अभी आपके केरला में दो बहुत बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया गया क्योंकि वो कोस्टल जोन रेगुलेशन में आते थे और अल्टीमेटली उन्होंने उन एरियाज में बना रखा था जहां पे कंस्ट्रक्शन करना प्रोहिबिटेड आपका था। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस तरह की जजमेंट्स आपके हैं। अब क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण करने की बात कही गई है। तो उसमें आपको क्या करना है, रेलेवेंट केस लॉज के साथ चर्चा करना है, आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनके साथ चर्चा करना है। तो ये सारा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं और इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के वजह से आपका क्या है कि जो हमारे यहाँ पे राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, राइट टू आपके लाइफ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस आपका दिया गया है along with regulation of the economic activity within the country। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।